अनंत विजय, पहले आपका विश्लेषण। अनंत विजय को स्क्रीन पर लाइए। अनंत भाई, ये 1 तारीख की मीटिंग आपके हिसाब से क्यों बुलाई गई है? उस दिन तो आखिरी मतदान है, हो सकता है कि एक दिन और वेट कर लेते, उसके अगले दिन बुला लेते, उसी दिन क्यों बुलाई गई है? अब ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ही बता सकते हैं, क्योंकि बैठक तो कांग्रेस पार्टी ने ही आहूत की है। हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये इस बैठक का इस समय अनुमान लगाने में भी मैं खुद को असमर्थ पा रहा हूं। जब देश में चुनाव चल रहे हों, उस दरमियान एक ऐसी बैठक बुलाना जिसमें आपके INDIA गठबंधन के जितने घटक दल हैं उसमें भी चुनिंदा लोग ही हिस्सेदारी करने जा रहे हैं, तो बाकी लोगों की बात कैसे होगी, क्या होगी, मैं समझने में खुद को असमर्थ पाता हूं। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आपके यहाँ जो चर्चा हो रही थी अभी, जो उत्तरार्ध में चर्चा हुई, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की चर्चा थी। मतलब ऐसा लग रहा था प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं और ये हो रहे हैं। मैं तो मतलब हतप्रभ था बहुत देर तक कि ये हो क्या रहा है। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, आपको मालूम है कि मैं फेलो पैनलिस्ट की किसी बात पर टिप्पणी नहीं करता, मैं अपनी बात रखता हूं। तो वो जो नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है, मुझे अगर आप मुझसे आज पूछें तो मैं तो, आपको पता है कि महीने में 20 दिन यात्राओं में रहता हूं और मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के आधार पर बात करता हूं। मैं ना सुनी सुनाई बातों पर जाता हूं, ना मुझे कोई आके ब्रीफ करता है। मैं सिर्फ इतना आपको कह रहा हूं कि आज जितने भी चुनावी विश्लेषक हैं उनका इंतजार कर लीजिए 1 तारीख तक। 4 तारीख को कुछ ऐसा घटित होगा कि जिसका अनुमान नहीं है विश्लेषकों को। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से वोटिंग हुई है या जिस प्रकार से एक वोट बैंक क्रिएट हुआ है पूरे देश में, उसको पकड़ने में लोग, मुझे लगता है, मैं अगर थोड़े कड़े शब्द का इस्तेमाल करूं तो असफल रहे हैं। जिस प्रकार से, अब अगर हम बात कर लें कि भारतीय जनता पार्टी को 250 सीट आएगी, इसकी बड़ी चर्चा इन दिनों हो रही है। कहां से आएगी 250 सीट भारतीय जनता पार्टी को या 225 सीट भारतीय जनता पार्टी को? आने का मतलब है कि कांग्रेस को 3 अंकों में सीट प्राप्त होगा। अब कांग्रेस को 3 अंकों में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए कहां मिल रहा है। आप सीट वाइज खुद ही विश्लेषण कर लीजिए। मैं गल्पकार नहीं हूं, मैं गल्प में बातें नहीं करता हूं, ना मैं फिक्शन रचता हूं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि फिक्शन में बड़ा उनको आजकल आनंद आता है। आज एक कहानी लिखते हैं, कल दूसरी कहानी लिखते हैं, परसों तीसरी कहानी लिखते हैं। और ईश्वर की कृपा से जो एक इंटरनेट मीडिया हमारे सामने उपलब्ध हो गया, उनमें कहानियों को जनता तक ये परसेप्शन ऑफ पर्कुलेशन ऑफ थॉट्स जो होता है ना, ये बड़ा चतुराई से इसको किया जाता है कि परसेप्शन को पर्कुलेट कर दो जनता तक, जो कि फैक्ट से दूर होता है। मुझे लगता है कि अगर फैक्ट के साथ आप बात करें, सीट वाइज आप बात करें, तो एक ऐसी चर्चा हो सकती है जिसका कोई आधार हो सकता है। लेकिन अगर हम बगैर किसी आधार के चर्चा करना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। मैं कह दूंगा कि मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 350 सीट आ रही है। और मैं भी उसके पहले एक डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि मुझे आप अपनी जानकारी, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए। आपका अनुमान सही में कितना है? आप कह रहे हैं ना कुछ ऐसा घटित होगा 4 तारीख को जो किसी ने सोचा नहीं होगा, तो आप क्या इशारा कर रहे हैं? मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, और अब तो गए माघ दिन 13 बाकी, अब तो 3-4 दिन बाद सब कुछ हो जाना। भारतीय जनता पार्टी को 323 सीटों से कम नहीं आएगा। सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, 323। और मैं भी इसमें एक डिस्क्लेमर जोड़ देता हूं कि मैं कोई चुनावी विश्लेषक नहीं हूं, मेरे पास किसी प्रकार का कोई डाटा नहीं है। लेकिन जो मैं घूमता हूं, जो मैं देखता हूं, जो लोगों से बात करता हूं, जो लोगों से मैं अनुमान लगाता हूं, उसके आधार पर आज मैं इस निष्कर्ष पर हूं कि भारतीय जनता पार्टी 323 सीटों से बिल्कुल 1 सीट भी कम नहीं होगी। और जो लोग बहुत ट्रेडिशनल तरीके से नरेंद्र मोदी की राजनीति को आंकने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे 2013 में कर रहे थे, 14 में कर रहे थे, मैं अभी कुछ, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। आप याद करो, मैं तो अभी 2019 में भाषण सुन रहा था एक बहुत बड़े नेता का,
जो 2024 में भी वही बातें कर रहे हैं कि अगर अमित शाह आ गया तो ये देश नहीं बचेगा, देश बर्बाद हो जाएगा, संविधान बदल देंगे ये लोग गोलवल करके लोग हैं, एकदम लाइन बाय लाइन वही भाषण। और अब तो इंटरनेट मीडिया के दौर में ये सारी चीजें उपलब्ध है मानक जी। तो आप देख लो कि जो नैरेटिव बनाने का प्रयास होता है उसमें थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, तभी वो नैरेटिव से मेटा नैरेटिव बनता है। लेकिन ठीक है, ओके, आपने भी देखिए लोग जो परसेप्शन को पर्कुलेट करने के मैकेनिज्म में लगे रहते हैं। अच्छा, आपने लेकिन गुणा भाग बहुत बढ़िया किया है, आपने एकदम स्पेसिफिक 323 323 एकदम ऐसा फिगर दिया है। इसका मतलब आपने बहुत कागज पर घटा जोड़ गुणा भाग बढ़िया एकदम अच्छे से अपना होमवर्क किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि खुलकर देखिए, खुलकर वही बता रहा हूं मानक कि मैं कोई अभी विश्लेषक नहीं हूं। नहीं, अरे वो ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस और अपने ग्राउंड पर जो आप घूम रहे हैं उसके हिसाब से जो आप कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पर लेता हूं। अब एक सवाल ऐसा जिससे सुरेंद्र राजपूत खुश हो जाएंगे, जब मैं ये पूछ रहा हूं क्या इंडिया गठबंधन 1 तारीख को अपना नेता चुन लेगा, तो वो कह रहे हैं कि मैं मान रहा हूं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। भाई मैं मान नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं संभावना तो हमेशा रहती है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता ईवीएम जब खुलेगी तो उसमें क्या होगा। तो 1 तारीख को मान लीजिए अगर वहां से घटक दल आके अपने अपने स्टेट से ये कहते हैं कि भैया अच्छी सीटें आ रही हैं, आपको लगता है कि, या फिर 4 तारीख को मान लीजिए कि 4 तारीख को अगली बैठक हो गई शाम को, आपको लगता है आराम से इंडिया गठबंधन कोई एक नेता चुन पाएगा अपना? मैं मानक जी, मैं ये कहता हूं कि किसी भी गठबंधन का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपना नेता चुन सके, और चुनने का उसको संविधान हमारा अधिकार देता है। लेकिन जिस प्रकार से INDIA गठबंधन का, क्योंकि कुछ चीजों को हम उनके अतीत से जोड़ के भी देखना चाहिए। अब तक INDA गठबंधन की कुल जमा 2.5 बैठक हुई है, आप अगर सारे बैठकों को देख के करें। और जिस व्यक्ति ने INDIA गठबंधन बनने का एक सूत्रपात किया था, वो व्यक्ति अब इनके साथ नहीं है, मैं नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक बैठक में आपने देखा कि लालू यादव जी उठ के चले जाते हैं, ममता बनर्जी चली जाती हैं, और उसके बाद इन लोगों के बीच में बयानों की ऐसी तीखी जंग होती है कि खड़गे साहब को भी अधीर रंजन चौधरी जी को नसीहत देनी पड़ती है कि थोड़ा संभल के बोलिए आप, है ना। तो ये कहना कि नेताओं के सुर बदल रहे हैं, ये बहुत सही बात है, बहुत सही रेखांकित किया गया इस चर्चा में कि नेताओं के सुर बदल रहे हैं। लेकिन सुर क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि चुनाव में उनकी सीटें धीरे धीरे वो मतदान पेटी ईवीएम में बंद होते जा रहे हैं। उसके हिसाब से ममता बनर्जी का क्या है आप बताओ। ममता बनर्जी 1 तारीख को अपने सबसे मजबूत इलाके में चुनाव लड़ रही हैं, हाँ। जो उनका गढ़ कहा जा सकता है, डायमंड हार्बर से लेके मथुरा नगर से लेके जादवपुर से लेके कलकत्ता से लेके जो उनका पूरा इलाका है कलकत्ता के आसपास का, वो चुनाव है। उसमें कोई मतलब ये चीजें कह देना इनकंसिस्टेंसी भी दिखाता है ममता बनर्जी का कि उनकी सोच, उनका सोच क्या है, कभी पार्टी के अंदर, कभी पार्टी के बाहर, कभी अंदर से समर्थन नहीं, पता है, अरे समर्थन तो तब करेंगे जब, और इसके पीछे जो वो समर्थन अंदर से बात कर रही हैं, हाँ। उसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक को एक संदेश देना भी है कि बगैर कांग्रेस से मिले हुए हम ये काम नहीं कर सकते। तो अगर आप सारी चीजों का समन्वय एक साथ करके एक बिग पिक्चर देखना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि INDIA के गठबंधन में नेता भले चुन लिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति भवन में वो स्टेक क्लेम करने जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके, ऑल राइट। योगेंद्र जी,